सर, आपका स्वागत है। बताइए। मैं शंकरलाल बुनकर रविंद्र कुमार जी के ताऊजी हूँ और रविंद्र कुमार का बचपन यहाँ मंडार के अंदर ही बीता है। इसी कंपाउंड में इसी घर के अंदर आपका बचपन बीता है। आपने यहाँ से प्रथम पहली से 5वीं तक आदर्श विद्या मंदिर मंडार के अंदर ही पढ़ाई की थी। वहाँ से फिर आप छठी से लगा करके और 12th तक नवोदय विद्यालय कालंदरी, वहाँ आपने एडमिशन हुआ था और वहाँ पूरी 12th तक पढ़ाई वहाँ कंप्लीट की आपने। और उसके पश्चात आपका आईआईटी के अंदर जाने का इच्छा थी और मौके में नहीं हो तो फिर इंजीनियरिंग में जाकर के और मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी सेक्टर के अंदर जाकर के और इंजीनियरिंग करूं। तो आपने आईटी सेक्टर में जाने के लिए जेई मेंस का एग्जाम दिया और वो एग्जाम पास होने के बाद पश्चात आपको गांधीनगर की कॉलेज थी, वहाँ कॉलेज अलॉटमेंट हुई। तो वहाँ कॉलेज जाने के पश्चात आपने 1 साल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। तो वहाँ आपने वहाँ सीएस कंप्यूटर साइंस मांगी और कंप्यूटर साइंस मांगने के पश्चात तो कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं कि आप 1 साल मैकेनिकल रखो और उसके बाद अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी को टॉप करते हो तो हम आपको कंप्यूटर साइंस दे देंगे। फिर आपने वहाँ जो 1 साल उस कॉलेज को टॉप किया मैकेनिकल के अंदर, लेकिन फिर उनके साथ में फ्रॉड हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में कंप्यूटर साइंस में सीट है नहीं अवेलेबल, तो फिर वो वहां से छोड़ करके आ गए, इंजीनियरिंग छोड़ करके वापिस आ गए घर। और फिर घर आने के बाद में फिर हमने पूछा कि भाई आगे आपका क्या प्लान है, आगे क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं बीएससी करूंगा। तो आपने पीसीएम से बीएससी की मैथमेटिक्स से, तो यूनिवर्सिटी कैंपस एमएलएसयू उदयपुर से वहाँ आपने एडमिशन लिया और 3 साल तक आपने वहाँ पढ़ाई की है एमएलएसयू उदयपुर से। उसके पश्चात आपने पूरा का पूरा जैसे कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ 1 साल तक आपने यहाँ घर पर ही रह करके और फिर इनकी इच्छा हुई कि अब मैं ओनली फॉर आईएएस की तैयारी करूंगा। और घर पर रह करके आपने यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग गूगल पर सर्च करके और जो कंटेंट उसको चाहिए थे वो उन्होंने खुद सर्च किए और खुद की सेल्फ स्टडी की। 1 साल तक 14-14, 15-15 घंटे उन्होंने बंद कमरे के अंदर सेल्फ स्टडी की है और कहीं कोई आपने कोचिंग नहीं की है। कहीं ऐसा होता है कि बिना कोचिंग तो नहीं कर पाता जी। लेकिन रविंद्र कुमार जी ने ऐसा कैसे संभव कर दिया? आपने संभव ऐसे है कि उन्होंने एक तो मन बनाया, आपका आत्मविश्वास इतना प्रगाढ़ था कि मुझे जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आपने इधर उधर से पूरे गूगल से वगैरह से सर्च करके और पूरा उन्होंने उसको ढूंढा है। और ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने बायजूस की और वो ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने ली थी और उससे उन्होंने आगे से आगे खुद सर्च करके तैयारी की है। इतने बड़े समाज में, ठीक है, इतने बड़े समाज में एक आईएएस निकलना कितनी बड़ी बात है? सर, आज़ादी के पश्चात मैं समझता हूँ कि सिरोही जिले को बैकवर्ड मानते हैं, लेकिन आज़ादी के पश्चात हमारे मेघवाल कौम के अंदर या मतलब बहुजनों की जो बैकवर्ड कौम है उसके अंदर पूरा ये प्रथम आईएएस है जो डायरेक्ट आपने 138वीं रैंक से डायरेक्ट आईएएस पास किए। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आपने बहुत संघर्ष किया है यहाँ रह करके और उनका लक्ष्य टारगेट एक ही था कि मुझे आईएएस में सेलेक्ट होना है। आपने बिल्कुल सिंपल जीवन जिया है, किसी भी प्रकार का परिवार से कोई त्योहार वगैरह, परिवार से कांटेक्ट कुछ नहीं रखा उसने। 3 साल तक बिल्कुल कहीं आना जाना वगैरह सब बंद, कंप्लीट। पढ़ाई के दौरान उनका कैसा वातावरण था और उनका कैसा स्वभाव रहता था? नहीं, पढ़ाई के दौरान बिल्कुल एज ए सिंपल, बिल्कुल शांत दिमाग से, कभी किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करना, कोई बात नहीं करना। बस के ज्यादा हम लोग पूछते थे कि भाई रविंद्र चलो खाना खाना है तो आ जाओ नीचे, तो वो तुरंत नीचे आकर के फटाफट खाना खा कर वो अपने कमरे के अंदर बंद हो जाते थे। एक बात ये है कि झगड़ा करता है तो उनको पूछते हैं कि आपके मन में ये सवाल आया कहाँ से कि आईएएस मुझे बनना है? कहाँ से आया ये सवाल उनके मन में? ये जब उनकी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग आपने छोड़ी ना, उसके बाद उनका वो टर्निंग पॉइंट था। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद टर्निंग पॉइंट वही था। अब जब उनको ये इंजीनियरिंग के अंदर उनको कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, उनको आईटी सेक्टर में जाना था, तो जब उनको आईटी सेक्टर नहीं मिला और उस कॉलेज वालों ने उनको कहा कि भाई आप डोनेशन दो तो हम आपको एडमिशन देते हैं, आईटी सेक्टर देते हैं या कंप्यूटर साइंस देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास में, मैं आम परिवार से आया हूँ, मेरे पिताजी सेकंड ग्रेड टीचर है और परिवार आम परिवार है, तो हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। तो वो छोड़ करके आ गए। तो और उस वक्त उनके दिमाग में एक विचार आया
कि अब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो उन वो ऐसे कौन से महापुरुष या कोई ऐसे उनके आदर्श हैं जिनको उन्होंने देखकर ये करने का कदम उठाया है? वैसे उनका परिवार का माहौल, हमारे पूरे परिवार में हम सभी लोग टीचर, मेरे फादर भी टीचर है, टीचर थे। आप 26 साल रिटायरमेंट हो गए आपको, फादर को, और पूरे परिवार का, हमारे भाई साहब हैं वगैरह है, तो पूरे परिवार के अंदर एक एनवायरनमेंट ही हमारा है, एजुकेशन हब है। और हम लोग महापुरुषों की, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की वगैरह की किताबें हैं वगैरह पढ़ते रहते हैं। बौद्ध है तो बौद्ध धर्म के अंदर भी आपने उस चीज को समझा है, पढ़ा है, और बिना उसके उसने बिल्कुल एक ही लक्ष्य बनाया कि मुझे अब आईएएस बन करके दिखाना है। इसलिए उसने अपने मन के अंदर ठाना, ना हमारे को भी कहा कि आपको किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया से कोई बात रखनी नहीं है। आपने प्री पास किया, जैसे आईएएस प्रीलिमिनरी में पास हुआ वो प्रीलिम्स में, तो उसने कहा कि कहीं सोशल मीडिया में नहीं देना है। फिर उसने मेंस पास किया तो भी उसने कहा कि नहीं, कहीं कोई देना नहीं है। फिर आपने इंटरव्यू के अंदर, तो वो दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के आपने वहां एक जो मॉक इंटरव्यू के लिए आपने एनजीओ टेस्ट दिए, मॉक इंटरव्यू के लिए टेस्ट दिए, तो महीने 2 महीने तो आपने वहां रह करके महीने 2 महीने तैयारी की। तो वहां पर भी हमारे एक यहाँ मंडार के बंदे हैं जो एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है, उसी के कमरे पर रह करके और उन्होंने वहां भी तैयारी की। कई बार क्या होता है कि जब कोई फाइट करके आता है और वो इंटरव्यू क्लियर कर देता है, उसके बाद उन आसपास के लोग उनको पूछते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया? क्या परिवार में ऐसी वार्तालाप हुई आपके? हाँ, उन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया था, उसका वीडियो उन्होंने उतारा था। तो वो एज ए आईएएस के अंदर जो इंटरव्यू होते हैं, एज ए वो मॉक इंटरव्यू, 5 रिटायरमेंट आईएएस बैठते हैं और वो आईएएस बैठ करके और उनका मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो इनसे जो वो वीडियो उन्होंने भेजा था, हमने भी उनको देखा, तो हमने, मतलब हमारे भी दिमाग के अंदर शौक लगा कि आदमी एकदम बिल्कुल उस तरह से, जैसे एक आईएएस उसका उत्तर देता है, उसी तरह से उसने इंग्लिश मीडियम ही चुना कि भाई आप हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देना चाहोगे या इंग्लिश मीडियम में, तो आपने उसको इंग्लिश मीडियम चुना कि नहीं सर, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही इंटरव्यू दूंगा। तो आपने वहां जो वीडियो भेजा, हमारे को पूरा आत्मविश्वास हो गया कि बंदा जरूर आईएएस क्लियर करेगा, इंटरव्यू जरूर क्लियर करेगा। एक शॉर्ट में उनकी परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? परिवार की पृष्ठभूमि, हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई टीचर है, हमारे फादर भी टीचर थे, और मैं सबसे बड़ा हूँ घर के अंदर। मेरे से छोटे जीवाराम जी हैं, तो जीवाराम जी रविंद्र जी के पिताजी है, वो भी वरिष्ठ अध्यापक है, यहाँ पास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनेला के अंदर वरिष्ठ अध्यापक है। हमारा परिवार एक आम परिवार है, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, और समाज के अंदर रहते हुए हम लोग पूरा ये परिवार एक अलग हट करके, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षा, जैसे आम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे हमने भी इन बच्चों को पढ़ाया। जब पहली बार आपने ये न्यूज़ सुनी कि भाई रविंद्र कुमार का चयन हो गया आईएएस में, घर में कैसा माहौल था? घर में हम लोग, इलेक्शन की ट्रेनिंग थी, तो मेरे एक दिन बाद थी, 16 तारीख को जैसे ही न्यूज मिली, वो दिल्ली था, भाई रविंद्र, और हमारे जीवाराम जी उसके पिताजी, और उनके भाई छोटे भाई हमारे रमेश कुमार जी, वो दोनों इलेक्शन की ट्रेनिंग में थे। इलेक्शन की ट्रेनिंग के अंदर जैसे ही रविंद्र का फोन आया उनके पिताजी के पास में कि पापा जी मेरा सिलेक्शन हो गया है आईएएस में, मैं पास कर लिया हूँ, और मेरी 138वीं रैंक है, 138वीं रैंक है। तो उनके पापा का, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और दूसरा, रविंद्र कुमार ने कॉल किया, मेरा बड़ा बेटा है पीयूष कुमार, जो यहाँ सीएचओ लगे हुए हैं, उसको कॉल किया। तो उसने जैसे ही, हम लोग स्कूल से 1 बजे घर आए, और घर परिवार में सारे लोग बैठ करके हम लोग, तो उन्होंने जैसे ही कॉल किया कि मैं आईएएस क्लियर कर दिया, तो घर के अंदर बहुत सब लोग झूमने लग गए, तुरंत ही मिठाई मंगवाई, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, और बहुत पूरा परिवार मिल करके बहुत जबरदस्त खुशियां मनाई। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, परिवार में एक उत्सव का माहौल हो गया। उत्सव का पूरा माहौल हो गया सर। तो जैसे रविंद्र कुमार जी ने यहाँ आसपास में, आप कह रहे हो कि सिर्फ फर्स्ट बार ही आईएएस बने, बिल्कुल सर। बाकी लोगों को आप क्या प्रेरणा संदेश देना चाहोगे? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं बाकी परिवारों को, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन के अंदर बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए कुछ भी मिलता नहीं है। आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस बंदे ने 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई की है, मेहनत की है, और उसने त्याग किया है।
उसने बिल्कुल 2 जोड़ी कपड़े रखे, बिल्कुल। मोबाइल के अंदर उसने कहीं कोई इधर-उधर उसका ध्यान, कोई कोचिंग के अंदर जाना, तो कोचिंग में मैंने कहा भाई तू कोचिंग कर ले, जॉइन कर ले कोचिंग, अगर तेरे को ऐसा लगता है तो कि साहब मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। कोचिंग में जाऊँगा तो मेरा ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे सेल्फ स्टडी के अंदर मैं अपने आप को तैयार करूँगा। तो इस वजह से, और वो समाज को ये संदेश देना चाहता है कि आप संघर्ष करो और संघर्ष से ही अपना जीवन आगे बढ़ेगा, मेहनत करो। लेकिन क्या समाज के कुछ नौजवान हैं जो मतलब ऐसी स्टेज पे आके भटक जाते हैं, तो फिर उनको क्या सलाह दोगे आप एक एज़ ए टीचर? मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो टारगेट आप लक्ष्य बनाते हो, उस लक्ष्य को आप पीछा करके इधर-उधर दाएँ-बाएँ या इधर-उधर ध्यान न दे करके आप उस पर लक्ष्य पर अडिग रहो और उस लक्ष्य के लिए आप मेहनत करो, तो आपको ज़रूर उस मेहनत सफलता मिलेगी। रविंद्र कुमार ने यही सफलताएँ हासिल की है, वो एक टारगेट लेकर के और पूरा उसी पे मेहनत की है, उन्होंने फ़ोकस किया है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमेशा ये कहा करता था कि आप बच्चे पढ़ो और आगे बढ़ो। तो तीनों बच्चों की थोड़ी लगनी हो गई। उन्होंने कॉलेज जॉइन की, ठीक है। सबसे पहली बात है हमारे घर के संस्कार, कि आज हमारे मतलब इतना हम तीनों बच्चे हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन परिवार के जितनी सुख शांति, न तो कभी हमारे बच्चे गुस्सा करेंगे, न किसी से झगड़ा करेंगे, न किसी से करेंगे। और सबसे पहले संगत, अच्छी संगत के जब बाजार जाएँगे, जाएँगे, न किसी गलत में बैठना, न करना। सबसे पहली। अच्छा, दूसरी बात मतलब जो हमारे रविंद्र है, रविंद्र जो है ना बीए पास की, तो फर्स्ट ईयर में आया, तो हाँ, बीएससी मतलब बीएससी की। इसके बाद में फर्स्ट ईयर तो मैंने कर रहा था कि भाई क्या कर रहा है? तो कहता साहब मैंने कहा आप आपको फर्स्ट ईयर करना है, बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, तो आप क्या कर रहे हो? तो कहता साहब मुझे कलेक्टर बनना है, मेरा लक्ष्य ये है। तो उनकी लगने लग गई सब। तो उनके हिसाब पहले पहले आप बीएससी करो और इसके बाद में नहीं बीएससी साथ में चलेगी, ये भी चलेगी। लेकिन उसका लग्न पूरा था, लक्ष्य था, लगन थी, उनको खाने-पीने की छूट नहीं, ऐसा मतलब उनका ध्यान था। तो उससे ज़्यादा सपोर्ट किसने कहा? भाई कि पढ़ाई में ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? आपने किया या घर से? हाँ, ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट तो उसके खुद के पकड़ मेहनत के थी। वो तो खुद ही फिर भी कोई कहता है कि भाई बच्चे को पढ़ने का मन होता है, फिर भी परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, वो तो कभी-कभार ऐसी होती है बातें, है। लेकिन आपने उनका पूरा सपोर्ट किया? जी, पूरा ध्यान देकर बच्चा अपना कर जब तक हो गया दे साल मुझे होता था। ये बात है, अच्छा। बताइए सर आप रविंद्र के बारे में। रविंद्र के बारे में तो आप पूछो, मैं बताऊंगा। क्या उनकी भी जैसे पढ़ाई के दौरान उनकी क्या रुचियाँ थी? क्या कैसे? रुचि तो सर्वप्रथम उसकी यही थी, मतलब उन्होंने पहले ही कहा था कि पापा छोटी मोटी सर्विस मेरे को नहीं चाहिए, अब लूंगा तो मैं बड़ी सर्विस लूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी जो रुचि है पहले चॉइस करो कि आपको ये चॉइस है, उसके आधार पे आप आगे बढ़ते रहो। आप आगे हम पीछे, ठीक है, आपकी मेहनत और हमारा पैसा। तो बच्चे ने जो भी मतलब मेहनत की, ठीक है, अच्छा परिणाम लाया, तो मैं जो पैसे हमने खर्च किए उस पर हमें कोई गम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान कहीं भी व्यवधान होता है, कहीं ऐसे तो व्यवधान होता है व्यवधानों के नहीं, व्यवधान के बीच में ही पढ़ाई है, जैसे ग्रुप में रहना। बाकी इतनी बड़ी परीक्षा के लिए ग्रुप में रहकर पढ़ाई करना एक असंभव चीज होती है। ठीक है, दोनों तीन तीन चार चार बच्चों के बीच में रहे। उदयपुर में 3-4 बच्चे थे, मैं खुद वहाँ उदयपुर गया था, इनके साथ में रहा हुआ था। जयपुर में गए थे, जयपुर में 3-4 बच्चे साथ में थे। ठीक है, उनके बीच में उन्होंने पढ़ाई की, न उनको खाने पीने की सूझ रहती थी। जब पढ़ने बैठ जाते थे तो 15-15, 16-16 घंटे तक उनकी सीटिंग पावर थी। ठीक है, कब खाया क्या खाया कुछ 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 एहसास ही नहीं होता था। ठीक है, और रहने सोने पीने कपड़ों तक का उनको एहसास नहीं रहता था कि भाई चलो मैंने जो पहना है, लोअर लोअर और टी शर्ट पहना हुआ तो वही पहना हुआ पूरे दिन। और उसमें उनको पढ़ाई में बस मैं एक ही लक्ष्य था कि पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, उसके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं। उन्होंने व्हाट्सअप बंद कर रखा था, फेसबुक बंद कर रखी थी, इंस्टाग्राम बंद कर रखा था। सिर्फ यूट्यूब के अंदर ऊपर जो मोस्ट इससे संबंधित यूपीएससी से संबंधित जो टॉपिक आते थे उन्हीं को चॉइस करते थे, बाकी कोई लेना देना नहीं था उनसे। तो उन्होंने पढ़ाई सेल्फ स्टडी की सेल्फ या स्टडी कहीं की, पे सेल्फ कोई कोचिंग नहीं ली, कोचिंग में नहीं ली। तो उनको मन में कब ख्याल आया कि भाई मुझे आईएएससी बनना है? बाकी ये क्यों जब नहीं? फर्स्ट सेकंड ईयर कर रहे थे, सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर के अंदर उनको ये ख्याल आया कि पापा अब मेरे को क्या मतलब कुछ अच्छा करना है। मैंने कहा बेटा बोलो बेटा क्या कर अच्छा करना है? तो मेरे को यूपीएससी की एग्जाम देनी है। तो मैंने कहा भाई आपने मैकेनिक में जो मैंने अहमदाबाद मैकेनिक के लिए भेजा था, ठीक है, वहाँ से आप यहाँ आए हो, अब लक्ष्य लिया है तो मैं इस लक्ष्य को सिद्ध करो। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करो,
जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूँगा। जैसे हमारे पूरे परिवार ने, सभी इनके चाचाओं ने, इनके दादाजी ने, जब भी कोई मतलब वैसे तो कोई समस्या आई नहीं है, लेकिन कभी मानसिक रूप से जब ज़्यादा स्टडी होती है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, तो पूरे परिवार ने उनको संभल दिया है। इनके चाचाओं ने, ताऊ जी ने, दादाजी ने, सब ने मतलब मिलके उनको संभल दिया है। और घर पे मतलब हमारा जो माहौल है वो एक मतलब पूरे पढ़ाई माहौल है। ठीक है, सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और सभी बच्चे एक साथ में हंसना खेलना, हंसी मजाक करना, जब भी घर पे आते थे थोड़े समय के लिए, लेकिन तो सभी बच्चों के साथ में घुल मिल के रहते थे, हंसी मजाक करते थे। ठीक है, और जब भी पढ़ाई का मन होता था, जब सब कुछ भूल जाना। उनका स्वभाव कैसा है, मतलब स्वभाव लोगों के प्रति सरल स्वभाव, कोई उत्तेजना नहीं। ठीक है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या जलन कैसा कोई भाव नहीं, एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह उनका स्वभाव है, हर किसी के साथ में घुलना मिलना। ठीक है, वैसे समाज के अंदर तो बहुत से लोग क्यों जानते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो नेचर है, ठीक है, वो ऐसा नेचर है कि मतलब लोगों के संपर्क में कम आना था उस समय। अब तो भले खूब आना, लेकिन उस समय कम आना, और उद्देश्य था सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा बहुत से कम लोगों से, क्योंकि यदि ज़्यादा लोगों से मिलना होता तो पढ़ नहीं पाते। इसलिए ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे दलित समुदाय के अंदर काफी ऐसे युवा भी हैं हाँ, जो बहुत बार प्रयास करने के हाँ, बावजूद भी नहीं कर पाते नहीं हैं, कर पाते हैं। लेकिन रविंद्र ने किया। हाँ, तो वो जैसे घर का वातावरण, एक तो सबसे अहम होता है घर का वातावरण पढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ घर का वातावरण इतना अच्छा है, मतलब सुंदर है घर का वातावरण। ठीक है, कि इनको पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। वैसे हम भी तीनों भाई सर्विसमैन है। ठीक है, और बच्चों को उद्देश्य है कि आपको जिस उद्देश्य की पूर्ति करनी है उस उद्देश्य की पूर्ति करो। हमारे ऊपर कमरे बने हुए, उस कमरों में जाके उनका एक टेबल, एक चेयर। ठीक है, सुबह शाम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का और शाम का खाना, बस 3 टाइम है। वो भी आधे आधे घंटे के लिए नीचे आना, खाना खा के फिर ऊपर जाके पढ़ाई करना, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ना, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपका और परिवारों के लिए क्या संदेश है? भाई और परिवार को हमारा ये संदेश है कि आप जो भी ऐसे परिवार है, पुअर परिवार है, गरीब परिवार है, आप बच्चों को पहले तो मतलब पढ़ाई के लिए तैयार करो। मुख्य उद्देश्य, बच्चों को जब तक आप पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करोगे, आपको सहयोग नहीं मिलेगा। बच्चों के प्रति जो मतलब माता पिता का भाव होना चाहिए। ठीक है, और माता पिता की जो कुछ गलत आदतें हैं उनको छोड़कर अपने जो उसके जो गलत आदतों के जो पैसे हैं वो बच्चों की पढ़ाई में लगाने चाहिए। और बच्चों को ऐसे तैयार करो कि वो बस आगे पढ़ते ही जाए। और ऐसे बच्चे जो मोर इंटेलिजेंट है, ऐसे बच्चों से सजेशन लेके उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दलित समुदाय के अंदर पैसों की बहुत, आपको पता है, गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास पैसा रहता नहीं, पैसों की वजह से वो पीछे रह जाते नहीं हैं। सर, ऐसा क्या इशू? पढ़ाई में पैसा जरूरी भी नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि मैंने खर्च खुद ने किया, ऐसे मेरे को मालूम है। पढ़ाई के लिए पैसा जरूरी नहीं, पढ़ाई के लिए बच्चे का जुनून जरूरी है। यदि बच्चे के अंदर जुनून होगा तो पैसा तो उसको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। सपोर्ट भले गरीब परिवार का है, ठीक है, यदि उसका जुनून है कि नहीं मेरे को एक लक्ष्य से इस लक्ष्य को सिद्ध करना है, एनी हाउ करना है, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब अब जुनून होना जरूरी है। जुनून होना जरूरी है। बच्चे के अंदर यदि पढ़ाई के प्रति एक जुनून नहीं होगा, ठीक है, जिस प्रकार से अर्जुन ने चिड़िया की आंख बेधी थी, तो एक प्रकार उसका लक्ष्य था, उसका उद्देश्य था। भले वो पेड़ था, पेड़ में पत्तियां थी, डालियां थी, सब कुछ थे, और भी पक्षी थे, वो भी पक्षी पूरे दिखे, लेकिन उसको सिर्फ लक्ष्य एक ही था, मेरे को चिड़िया की आंख ही बेधनी है। ठीक है, तो उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती। तो उसी प्रकार से जिस बच्चों को जिसकी तैयारी करनी है उसको वही चीज दिखाई देनी चाहिए जो उसको जिसका लक्ष्य है, तो बच्चा आगे बढ़ पाता है। इसमें गरीबी कहीं आड़े नहीं आती है। वैसे कई बार सुनने में आता है, यूट्यूब में भी आता है, अखबारों में भी आता है, ऐसे बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, जैसे कोई रिक्शा चालक है, उसके बेटी है या बेटा, वो कभी यूपीएससी कर लेता, आरएएस कर लेता है। हाँ, तो फिर उनके पास पैसे कहाँ होते हैं, वो भी तो पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार जुनून होता है ना, जोश होता है। जब पढ़ाई के प्रति जुनून जोश होगा तो बच्चा सोते निकलेगा ना। रविंद्र का आईएएस में चयन होने के बाद आपके आसपास का माहौल आपके कैसा है अभी? रविंद्र के आईएएस में होने के बाद में हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा माहौल है, सभी प्रसन्न है। कम से कम कुछ नहीं तो हमारे घर पे जो लोग जिन्होंने आज तक हमारा घर नहीं देखा था, उन लोगों ने भी हमारे घर को पहचाना। ठीक है, और सभी प्रसन्न है, सभी खुश है। और कम से कम अभी तो कुछ नहीं तो 5 से 7 हजार लोग मतलब इसको 16 तारीख से लगाकर 16 तारीख से लगाकर मतलब कल तक और आज तक मतलब बधाई देने के लिए आ गए। बधाई लगने वालों का तो तांता लगा हुआ है, सभी जाति के लोग, कोई बाकी नहीं है इसके अंदर। पूरे गांव के लोग हैं, ठीक है, हर समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, सारे आने उन्होंने बधाई दी है। क्योंकि हमारे इस मंडार तो क्या पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लगभग मतलब सीधी भर्ती के अंदर आईएएस में रविंद्र कुमार ही, बाकी तो आगे पहले प्रमोट हुए होंगे, ठीक है ना,
प्रमोट से आए होंगे, लेकिन सीधी भर्ती से हमारी जो, जैसे हमारी 50-55 साल की एज हुई है, उस एज के अंदर जैसे हम देखते हैं तो रविंद्र के अलावा हम आगे पीछे किसी ने IAS देखा नहीं इस क्षेत्र से, जो पहला ही IAS माना जाता है। मेरा अंतिम सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को क्या रविंद्र के बारे में और कुछ? मैं आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी रविंद्र की तरह जुनून और जोश के साथ में अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देवें और पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करें। ठीक है, जब तक आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करोगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हमारा एक ही संदेश रहेगा कि खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद।